नमस्कार, मैं डॉक्टर नीति कपूर कौशल हूँ। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ मणिपाल हॉस्पिटल पटियाला में। आज 17 नवंबर को पूरे भारत में नेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बीमारी के बारे में अवेयर कराया जा सके। एपिलेप्सी एक ऐसा ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन की इलेक्ट्रिकल करंट की डिस्टर्बेंस की वजह से बॉडी में जो इफेक्ट आता है उसे हम मिर्गी या एपिलेप्सी कहते हैं। पूरे विश्व में अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलियन जो लोग हैं वो एपिलेप्सी से पीड़ित हैं और अगर इन्हीं पेशेंट्स को प्रॉपर्ली डायग्नोज करके और प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाए तो 70% पेशेंट्स जो हैं वो उस दौरों से निजात पा सकते हैं। एपिलेप्सी को लेके लोगों के मन में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं और सोशल स्टिग्मा भी है जिसकी वजह से वो अपना ठीक से इलाज नहीं करा पाते। अब इसके सिम्टम्स की बात करें, अगर आपको जनरलाइज्ड एपिलेप्सी है तो जनरलाइज्ड एपिलेप्सी में आदमी सडनली बेहोश हो जाते हैं, आंखें खड़ी की खड़ी रह जाती हैं या ऊपर हो जाती हैं, हाथ पैर टाइट हो जाते हैं या झटके मारने लगते हैं, दांत जुट जाते हैं, मुंह से झाग आने लगती है, कई बार बीच में यूरिन हो जाता है और ऐसा कई बार टंग बाइट भी हो जाती है और ऐसा 1-2 मिनट तक रहता है। उसके बाद या तो पेशेंट बेहोश हो जाते हैं या कंफ्यूज रहते हैं कुछ मिनट्स या कुछ घंटों के लिए। और अगर छोटी मिर्गी है तो उसमें पेशेंट को ज़्यादातर एकदम से काम करते करते सडनली गुम हो जाएंगे और आसपास उनको कुछ क्या हो रहा है कुछ सेकंड्स के लिए ये मालूम नहीं रहेगा। अब इसके बहुत सारे कारण हैं। ज़्यादातर जो है आपको बर्थ के टाइम अगर पेरिनेटल इंजरी हुई है, जैसे हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी हुई है या लो बर्थ वेट बेबीज़ हैं उनके अंदर भी होता है, कुछ कंजेनिटल कंडीशंस है, एब्नॉर्मलिटीज़ हैं या जेनेटिक कंडीशंस हैं उनके अंदर भी। अगर आपको सिवियर हेड इंजरी हुई है उसके बाद भी मिर्गी हो सकती है। अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन इन्फेक्शन या ब्रेन ट्यूमर है तब भी आपको एपिलेप्सी हो सकती है। अब इसके कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं जो दौरे के होने के रिस्क को बढ़ा देते हैं, जैसे कि लो ब्लड शुगर, लो सोडियम और नींद पूरी ना लेना और ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशंस। तो अब इसे डायग्नोज कैसे किया जाता है? डायग्नोसिस के लिए पेशेंट से उनकी जो दौरे की हिस्ट्री है उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन ली जाती है और किस तरह का दौरा है उसके बाद इसको आगे इन्वेस्टिगेट किया जाता है, इसका कारण ढूंढने की कोशिश की जाती है जिसके अंदर MRI, EEG और कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं। और ट्रीटमेंट में डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सीजर ड्रग्स चूज़ की जाती हैं। ज़्यादातर इसका ट्रीटमेंट 3 से 5 साल तक चलता है, पर कुछ पेशेंट्स में इसका ट्रीटमेंट जो है वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जिसमें अगर आपको मिर्गी की प्रॉब्लम है तो आप अपने दौरे के रिस्क को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। सबसे पहले है जो आपकी दवाइयाँ हैं वो आप अपने टाइम पे लें, एक फ़िक्स टाइम पे लें और मिस ना करें। आप दवाई का ब्रांड चेंज ना करें और आप अपनी नींद पूरी लें, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। मील मिस ना करें, भूखे ना रहें और बहुत ज़्यादा हाई हीट को एक्सपोज़ ना हों, जैसे गर्मियों में बहुत कड़ी धूप होती है उस दौरान आप अवॉइड करें। अगर आपको जाना भी पड़ रहा है तो यू शुड मेक श्योर दैट यू आर एडिक्वेटली हाइड्रेटेड और ज़्यादा लंबे समय के लिए टीवी या मोबाइल फ़ोन ना देखें और फ्लिकरिंग ऑफ लाइट या फ्लैशेज ऑफ लाइट से बचें और मोटर व्हीकल ड्राइव ना करें। अब अगर आप किसी मरीज़ को दौरा पड़ता देखते हैं तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आप घबराइए नहीं, आप तुरंत पेशेंट को, अगर वो बेड पे है या ऊंचाई पे है तो आप उनको फ्लोर पे लिटाइए और उनके सिर के नीचे कुछ ऐसा सॉफ्ट तकिया या कोई कपड़ा फोल्ड करके रखें ताकि सिर पे चोट ना लगे। और अगर उनके गले में कुछ टाई है या दुपट्टा है या कोई टाइट कॉलर है तो उसको लूज़ करें और उनको एक साइड पे लिटा दें ताकि जो भी झाग वगैरह आ रहा है या फिर जीभ कटने से कोई खून आ रहा है तो वो बाहर की तरफ निकल जाए। और जो भी मूवमेंट्स हो रही हैं आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा करने से पेशेंट को फ्रैक्चर हो सकते हैं या जॉइंट डिसलोकेशन हो सकती हैं। और जब तक पेशेंट को पूरी तरह से होश ना आ जाए उसके मुंह में ना तो आपको कुछ खाना या पानी या कोई दवाई नहीं डालनी है, क्योंकि ऐसा करने से पेशेंट्स एस्पिरेट कर सकते हैं, जो भी आप मुंह में डालेंगे वो उनके सांस की नली में जा सकता है। और दौरे के बाद जब तक पेशेंट अच्छे से बातचीत ना करने लग जाए, पूरी से होश ना आ जाए उनको, तब तक आप उनको अकेला ना छोड़ें, क्योंकि कई बार पोस्ट इक्टल स्टेट में पेशेंट कंफ्यूज होते हैं और अगर आप उस हालत में उनको अकेला जाने देंगे या छोड़ेंगे तो कई बार वो चोट भी खा सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि मिर्गी का इलाज संभव है अगर इसको प्रॉपर्ली डायग्नोज किया जाए। और मिर्गी के पेशेंट कभी भी अपने आप को हैंडीकैप्ड या दूसरों से कम ना समझें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें उन्होंने लगभग हर फील्ड में बहुत अच्छे से सक्सेस हासिल की है। थैंक यू।